Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. And today I am very happy because it is the last lecture of this chapter. I hope you will be happy too, right? और इस लेक्चर में आज हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली हम 3 डिफरेंट जगहों पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे थे. यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और फिर क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोगों ने बनाए रिड्यूस्ड NADPs, राइट? और हम लोगों ने बनाई FAD. जब मैं NAD को रिड्यूस करता हूं या जब मैं FAD को रिड्यूस करता हूं तो वो एक चार्ज्ड बैटरी की तरह से हो जाता है. और अब हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ATP. लेकिन सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि हम एक NAD से कितनी ATP बना सकते हैं और एक FAD से हम कितनी ATP बना सकते हैं. तो आप लास्ट लेक्चर याद करें क्रेब्स साइकिल वाला, बिल्कुल सेंटर में मैं लिखा था आप लोगों के लिए कि हम एक NADH2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल और एक FADH से हम लोग 2 ATP के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, राइट? बट हाउ वी कैन प्रोड्यूस दीज मॉलिक्यूल्स? तो जाहिर है आंसर है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यही हमारा आज का टॉपिक है. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यही क्रेब्स साइकिल है, लेकिन इससे पहले भी हमें बहुत कुछ करना होता है. अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की समरी भी मिल जाएगी और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स? ग्लूकोज से. वेरी राइट, कि ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, आपको पता है. और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इस ग्लूकोज को पहले 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता हूँ. उसमें से एक का नाम आपको याद है DAP था और एक का नाम क्या था मेरे पास? G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. और मैंने आपको ये बोला था कि नॉर्मली DAP ही G3P में कन्वर्ट होता है और उसके हमने लॉजिकल बेसिस भी देखी थी कि आखिर DAP ही G3P में कन्वर्ट क्यों होता है और G3P DAP में बहुत कम कन्वर्ट क्यों होता है. उसके लिए मैंने मोटा एरो यूज किया है और उसके लिए मैंने बारीक एरो यूज किया है. यू नो, पिक्टोरियल मेमोरी भी एक चीज होती है, राइट? अगर आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी है तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि G3P DAP में बहुत कम कन्वर्ट होता है, सर ने एक बारीक एरो लगाया था, और DAP G3P में कन्वर्ट होता है, उसके लिए सर ने एक मोटा एरो लगाया था. एनी हाउ, बात ही हो रही थी कि अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं कि हम इस G3P से क्या बना लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? वेरी राइट, बिल्कुल एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, पाइरुवेट के. ये आपको याद है. तो मैंने एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का यहां बनाया और एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का मैंने यहां बना लिया. लेकिन आप जरा बात को याद रखें, जरा याद करें, सॉरी, तो आपको याद आएगा कि इस G3P के बनने के फौरन बाद हमने यहां पे एक क्या की थी स्टूडेंट्स? हमने यहां से प्रोड्यूस किया था एक NADH. अगर आपको याद आया, मैंने ये बात आपसे इसलिए की है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसी में दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम ना हो. इसका मतलब ये होगा कि अगर एक NADH यहां प्रोड्यूस हुआ तो एक NADH यहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, तो 2 NADH यहां प्रोड्यूस होगा, राइट? अब चलते हैं आगे. आपको याद है कि मैंने इस पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में डाल दिया था, राइट? और माइटोकॉन्ड्रिया में डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चलाया था एक लिंक रिएक्शन. आपको अगर ये वाली फेज अगर याद हो कि जो पाइरुवेट था वो बेसिकली इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की इस बाहर वाली मेम्ब्रेन में चला गया था, राइट? ये अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन गया? पाइरुवेट. जब ये एंटर होगा यहां तो यहां पे क्या हुआ था? लिंक रिएक्शन. मैंने इस पर्टिकुलर जगह को लिंक रिएक्शन से जोड़ दिया है ताकि आपको याद रहे कि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स के दरम्यान वाली जगह पे हुआ था. और आपको ये वाली बात भी याद है कि इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे 2 काम किए थे. एक तो ये कि मैंने यहाँ से CO2 बाहर निकाल दी थी,
जिसकी वजह से 3 कार्बन पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया था, एक 2 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम क्या था, एसिटाइल। और ये जो मेरे पास एसिटाइल बना था, इसको मैंने एक सल्फर ब्रिज के थ्रू कोएंजाइम ए से जोड़ दिया था, तो इसका नाम बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि एक काम मैंने यहाँ और किया था जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैंने यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स, एक NADH2 प्रोड्यूस किया था। अब अगर एक पायरुवेट यहाँ एंटर होगा तो जाहिर है एक NADH2 बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 पायरुवेट बन रहे हैं तो जाहिर है 2 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां से कहां आया, डेफिनेटली क्रेब्स साइकिल के पास, समवेयर हियर। और इस 2 कार्बन कंपाउंड को वेलकम करने के लिए मेरे पास क्या ऑलरेडी प्रेजेंट था, यस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट साइकिल दैट वाज मिस्टर ऑक्स। याद है ना मिस्टर ऑक्स आपको, या मैंने बोला था आवर, तो इसमें बन गया था ऑक्सैलो एसीटेट। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बहुत क्लोज लिख दिया है मैंने, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा खुला के लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो हम लिख रहे हैं व्हाट, ऑक्सैलो एसीटेट, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड। मैं आपसे अब मजीद बात नहीं करूंगा डिटेल के साथ, बस आपको ये बताऊंगा कि उसके बाद यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम है और यहां बन गया था व्हाट, सिट्रेट। क्या बन गया था, सिट्रेट। और फिर सिट्रेट कन्वर्ट हुआ था इसमें आइसोसिट्रेट में, और फिर आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया था स्टूडेंट्स, सिटीएज केप्ट आपको याद है क्या था, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट हो गया था किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल CoA में। और फिर ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, सक्सिनेट में, राइट, सक्सिनेट। और फिर सक्सिनेट कन्वर्ट हो गया था किसमें, फ्यूमरेट में। और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया था मैलेट में, राइट। तो मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ऑक्स, ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज्ज, और यू कैन से आवर all city is kept safe and safe from monsters, whatever you want to learn। ये बात मैंने आपसे दोबारा क्यों डिस्क्राइब की, क्योंकि मैं आपको ये दोबारा से याद करवाऊं कि बेसिकली हम NAD और FAD वगैरह दोबारा कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको याद है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टार लगाया था और इसके साथ मैंने नाम लिखा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके रिजल्ट में यहाँ प्रोड्यूस हो गया था NADH2। इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं इसके बाहर एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल शो करने के लिए क्या कर रहा हूं, एक स्टार सबना बर्निंग। सेम NADH2 कहां प्रोड्यूस हो रहा है, यहां, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल पर शो कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे यहां भी सिर्फ यहां लगाना चाहिए था, चलिए इसको मॉडिफाई कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज NAD की डेफिनेटली एनर्जी लेवल कम होता है, तो मुझे उससे गिर्द इसको नहीं लगाना चाहिए था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेंस आप भी कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एरर्स को ठीक कर सकते हैं। तो बन गया मेरे पास NADH2। फिर आपको ये वाली बात भी याद है स्टूडेंट्स कि जब मैंने यहां से इसको मूव किया तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, GTP, और GTP फिर किस में कन्वर्ट हो गया था, यस यू राइट, वो कन्वर्ट हो गया था ATP में, राइट। इसके अलावा आपको ये वाली बात भी याद है कि यहां हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था व्हाट, FADH2। कहां से, FAD से,
तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे की थी हाइड्रेशन, H2O ऐड किया था, और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने यहाँ भी NAD को NADH2 में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। अब आपने बातों को जरा गौर से सुनना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और टिप दूं ये चीज याद करने के लिए। पहले ये है कि आप लोगों को स्टेप के नंबर मेरे पास आपको याद करने हैं कि ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 3, ये था स्टेप नंबर 4, ये था स्टेप नंबर 5, ये था स्टेप नंबर 6, 7 और 8। तो टोटल 8 रिएक्शंस आर देयर। अब आपने करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने याद रखना है कि 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में क्या है, हमारी नादिया साहिबा बैठी हुई है, समझ लें। यहाँ भी नादिया साहिबा हैं, यहाँ भी नादिया साहिबा हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 3, 4 में, और स्टेप नंबर 8 में भी नादिया साहिबा हैं। फिर इनकी एक बहन है, उनका नाम है फादिया, और जो फादिया साहिबा हैं वो स्टेप नंबर 6 में है। अब मैंने याद इसलिए करवाया, ऐसे करवाया, आप चाहता हूँ कि आप ऐसे याद करें, नादिया नादिया फादर, नहीं, नादिया 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 गिरे फादर, कि जो चीजें आपने बाहर बाहर लिखी है वो याद करनी है। कैसे याद करनी है, नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया, यानी कि नादिया नादिया फादर गिर गए, जल्दी से पानी लाओ। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया। इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि सिर्फ आपने स्टेप नंबर 3 से बात याद रखनी है, जो एक एक की आपके पास है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 से बात आपने याद रखनी है, नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया, राइट। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस किस पॉइंट पे एनएडी बन रहा है और किस किस पॉइंट पे एफएडी बन रहा है, राइट। अब सवाल ये है कि हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि NAD कहाँ रिड्यूस हुआ और FAD कहाँ रिड्यूस हुआ, और कहाँ कहाँ NADH2 प्रोड्यूस हुआ और कहाँ कहाँ FAD प्रोड्यूस हुआ। ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने के बाद जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम इस नादिया और फादिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आपको याद है कि हमने यहां डिस्कस किया था व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली, इसका नाम क्या था भला, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदरूनी लूमन में क्या हुआ था, चला था क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल ने हमें क्या किया, बना के दिया, जाहिर है NAD बना के दिया, NADH2 सॉरी, और फिर बना के दिया FADH2, 2 चीजें बनाकर। अब इन 2 चीजों के बनने के बाद जो काम होना था वो ये कि हम इसे डाल देंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट होती है, तो आंसर इज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें ऑपरेट। अब इसके ऊपर अगर आप देखें, आप इसको फर्दर जूम इन करके, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, F0 पार्टिकल्स। इन्हें हम लोग पहले F0 पार्टिकल्स कहते थे। जब फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये जो F0 पार्टिकल्स है, जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स है, बेसिकली वो तो क्या है, एंजाइम्स हैं। और ये वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो ATP बनाते हैं। जब वो ATP बनाते हैं तो जाहिर है मैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो ATP बना रहा है क्या बोलूंगा, ATP सिंथेज, या मैं उसे बोलूंगा ATP सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज। अब ये जो ATP सिंथेटेज है ये बेसिकली NADH2 को और FADH2 को यूज करता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ATP सिंथेसिस। अब
मैं आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. लुक एट दिस. So I am back, my dear students, after drawing this particular graph और lines for the graph. और इस पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर डेफिनेटली हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ. और इसके सारे दो एक्सिस हैं, उनमें से एक का नाम है एक्स एक्सिस और एक का नाम क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस. अब इस वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेना है स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल. एनर्जी डिस्क्राइब करनी है मैंने मॉलिक्यूल्स की. तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि NaDH2 से हम 3 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज कि इस NaDH2 का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और हम लोग FAD से 2 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? कि FAD का एनर्जी लेवल NaDH2 से कम है. ये पहला कॉन्सेप्ट है. चूंकि NaDH2 एनर्जी लेवल में ज्यादा है तो हम उससे 3 ATP बना सकते हैं. और चूंकि FADH2 का एनर्जी लेवल कम है तो ज़ाहिर हम उससे क्या बनाएंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स. तो लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि इट विल गिव मी 3 ATP मॉलिक्यूल्स. ये मैंने बहुत दफा रिवाइज कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाना चाहिए. और जो FADH2 है उससे मैं बना सकता हूँ क्या, 2 ATP मॉलिक्यूल्स. राइट. अब NaDH2 जो मेरे पास है ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने इस NaDH2 में जो हाइड्रोजन है उससे स्प्लिट करेगा इनटू 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली है क्या, ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स. इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि ये हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उस वक्त वो क्या है, रिसीवर है, और उससे दे देंगे लो एनर्जी मॉलिक्यूल को, तो उस वक्त वो क्या होंगे, डोनर्स. अब फॉर एग्जांपल NaDH2 जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बेसिकली किसको देता है, सबसे पहले हमारे पास मुलाकात होती है किसकी, एक साइटोक्रोम की, उसका नाम है साइटोक्रोम Q. साइटोक्रोम व्हाट, Q. और NaDH2 ये दोनों सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस के ऊपर लोकेट करें. तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इमीडिएटली यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी, जाहिर है ADP और PI के पास जाएगी. तो जो ही ADP और PI के पास एनर्जी जाएगी तो यहां पे NaDH2 से पहला ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा. राइट. तो ATP का मॉलिक्यूल बन गया यहां पर पहला. राइट. उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ मेरे पास अगेन क्या है, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स हैं. आइए पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं. उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, साइटोक्रोम. इसका नाम है स्टूडेंट मेरे पास साइटोक्रोम B. साइटोक्रोम व्हाट, B. अब जरा गौर से देखें कि साइटोक्रोम Q का एनर्जी लेवल और साइटोक्रोम B का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है. राइट. इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करनी, लिहाजा यहां पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो सकता. उसके बाद मेरे पास एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन, उसका नाम है साइटोक्रोम C. उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के बाद आता है क्या, साइटोक्रोम C. उसे लिखते क्या है, साइटोक्रोम C. अब ये इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस है. राइट. तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर भी हम किसको भेजेंगे, जाहिर है ADP और PI को भेजेंगे. और जब मेरे पास ADP और PI यहां पे मिलेंगे और उनको कंबाइंड की एनर्जी मिलेगी तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सेकंड ATP का मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू रेज टाइम एंड अगेन बिकॉज आई वांट टू यूज द सेम कलर्स. तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट, ATP. तो ये मेरे पास दूसरा ATP का मॉलिक्यूल आएगा. फिर उसके बाद मेरे पास आता है साइटोक्रोम A. साइटोक्रोम A और फिर आ जाता है
ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे साइटोक्रोम A3, राइट। चूंकि इन दोनों में इनमें भी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन जब साइटोक्रोम A3 में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे किसके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के पास, राइट। और वो जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगी? फिर जाहिर है वो H+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगी? H, हाइड्रोजन बन जाएगी। और जब ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर इन पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस होने के साथ ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा कौन? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोटॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, उसका नाम मेरे पास क्या है? O2, राइट। और जो ही H ये वाले 2 हाइड्रोजन के एटम इस से मिलेंगे तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? जाहिर है वाटर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब A3 से हम वाटर बनाएंगे तो इस टाइम पे मेरे पास फिर क्या आएगा? व्हाट? डेफिनेटली ADP और PI, because there is significant difference between the cytochrome A3 and electron acceptor। ये significant जो डिफरेंस है वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा? डेफिनेटली a third molecule of ATP, राइट। इस तरीके से ये मेरे पास बन गए 3 ATP के मॉलिक्यूल्स, 1, 2 and 3। लेकिन ये कौन बनवा सकता है? डेफिनेटली NAD। लेकिन अगर मैं FAD की बात करूं तो FAD मेरे पास एक ATP का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है और एक ATP का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है। दैट्स वाई हमने लिखा था कि एक NADH2 की वैल्यू 3 ATP के बराबर और एक FADH2 की वैल्यू 2 ATP के मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो अगली बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए जो जिस हम लोगों ने याद किया वो ये था कि हम वही नादिया फादिया के नाम से इसको याद रखते थे कि नादिया फादिया क्यों, राइट। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं जोर देके कि भाई क्यों आया, राइट। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं कि नादिया फादिया क्यों, भाई क्यों आया, राइट। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को भी याद रखेंगे तो आप लोगों को नादिया फादिया के सीक्वेंस भी याद रहेगा कि पहले बड़ी जो है वो नादिया साहिबा है, छोटी जो है वो फादिया साहिबा है, और सबसे पहले Q साइटोक्रोम Q आता है, फिर आगे B, C, A और A3 आया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रख सकते हैं, राइट। अगर आप इसको देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आगे इसको डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को, राइट। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर डोनेट हो जाएंगे, फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर डोनेट हो जाएंगे। तो ऐसे जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सवाल ये है कि ये वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट हो रही है? जैसे मैंने पहले बोला कि इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, राइट। अब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर FADH2 की ब्रेकडाउन से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे। ये ऑपोजिट है किसके? फोटोसिंथेसिस। अब ये वाले प्रोटॉन्स जब इसके थ्रू मूव करेंगे आउटसाइड पर तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। देयरफॉर यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस की तरह से केमियोस्मोसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। उसमें आपको याद है कि उस वाले केस में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे ATPase जो बाहर की तरफ खुल रहे थे, राइट। तो वो जो बाहर की तरफ खुलने वाले मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या करते थे? प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ अंदर की तरफ पंप कर रहे थे, और जब अंदर की तरफ प्रोटॉन्स मूव होते थे तो ATP प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ मूव करना है, और जब प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव होंगे तो फिर डेफिनेटली ATP प्रोड्यूस होगा। कहां पर? जाहिर है ATP सिंथेटेज के ऊपर। सो ये प्रोसेसेस हर तरीके से मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हर तरीके से दूसरे के कैसे हैं? ऑपोजिट है। वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस था, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था। उसमें हम लोगों ने NADH2 को बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किया था, ग्रेनम के बाहर प्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर NADH2 को ब्रेक करते हैं और उससे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? एसिडिक, 20 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन प्रोटॉन्स आयन की उस इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होती है बाहर के जो बेसिकली क्या थे? हाइड्रोजन एटम्स, और फिर वो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो किससे मिलते हैं? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो जाता है? वाटर। दैट्स व्हाई
कि हमारे पास बनती है ये वाली इक्वेशन। आपसे मिलते हैं इक्वेशन लिखने के बाद। ये इस बार डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आपसे मिलेंगे इक्वेशन के बाद। तो इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि वही NaDH प्लस H प्लस NaDH2 है। इसके साथ इसके पास हमने भेजे हैं 3 ADP और PI, 1 ओवर हियर, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर। तो 3 ADP और PI मैंने भेजे, राइट, और एंड पे मैंने भेजा व्हाट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समवेयर हियर एंड इट इज हियर। जब इनको आपस में मिलाया तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? जाहिर है एक मॉलिक्यूलर डी प्रोड्यूस हुआ जो दोबारा से रेडी है प्रोटॉन लेने के लिए टू कैरी आउट, टू रेगुलेट और टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और प्लस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रिडक्शन से प्रोड्यूस हुआ मेरे पास वाटर और प्रोड्यूस हो गए 3 ATP के मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूं फॉर FAD तो क्या होगा स्टूडेंट्स? FAD H2 will combine with 2 ADP and PI molecules, and eventually I will have to provide half O2, and I will have simply FAD plus water molecules and plus 2 ATP molecules. तो ये है टोटल काइनेटिक्स, राइट। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर की आखिरी बात कि किस तरीके से हमारा NaDH2 और हमारा FADH2 प्रोड्यूस करवा सकता है 3 molecules of ATP and 2 molecules of what ATP respectively. So I hope कि आप लोगों को सारी बातें पता चल गई होंगी। नंबर 1 कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या चीज़। नंबर 2 हमारे पूरे के पूरे ग्लूकोज ब्रेकडाउन में NaDH प्लस H प्लस कहाँ का प्रोड्यूस होता है, FADH2 कहाँ का प्रोड्यूस होता है, GTP कहाँ प्रोड्यूस होता है। प्लस हमने ये वाली बात भी देखी कि हम किस तरीके से NaDH2 को ब्रेक करते हैं, उससे हम लोग बनाते हैं प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, और वो वाले हाइड्रोजन आयंस कैसे ATP सिंथेसिस में से पास होते हैं और उससे बनाते हैं क्या, डेफिनेटली ATP, बिकॉज कि जब भी हाइड्रोजन आयन उस ATP सिंथेसिस में से पास होते हैं तो वो वाला मॉलिक्यूल रोटेट करता है। एनिमेशन देखिए आप लोग, रोटेट करता है और रोटेट होने के बाद ADP और PI को आपस में जैम अप करके मिला के क्या बना देता है? ATP, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा ATP प्रोड्यूस हो गया। और फिर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है ये किससे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और बन जाता है हाइड्रोजन एटम। और जो हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन का एक्सेप्टर, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, और उसके मिलने से क्या बन जाता है? वाटर, राइट। तो CO2 कैसे प्रोड्यूस हुआ, वाटर कैसे प्रोड्यूस हुआ हमारे इस पूरे ग्लूकोज में? नो यू नो ईच एंड एवरी स्टेप। आपने अपनी बुक के आखिरी पेज के ऊपर एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है। उस छोटी सी डायग्राम में आपने अब ये आपका छोटा सा होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेगुलेट कैसे होती है। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरी बॉडी में ATP की प्रोडक्शन कम हो जाए और NADPH की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मैं NADH की प्रोडक्शन को कैसे इनिबिट कर सकता हूं और ATP की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता हूं। ऑन द अदर हैंड अगर मेरी बॉडी में NADH2 कम प्रोड्यूस हो रहा है और ATP ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं कैसे ATP को इनिबिट कर सकता हूं और NADPH को ज़्यादा कर सकता हूं। आई होप कि इस तमाम लेक्चर्स, दीज ऑल लेक्चर्स will be very very helpful to you, or for any sort of feedback just you can ask a question on the platform of the Punjab Group of Colleges, and I would love to share your problems. May God bless you all and help you to gain your final destination. Till next lecture and next chapter, goodbye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.